तो बच्चों, आपका आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो है क्लास 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, जिसके अंदर हम टॉपिक लेंगे आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को। तो देखते हैं क्या होते हैं आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, किस तरह के इनके कैरेक्टर्स हैं और ये किस तरह की कंडीशन के अंदर अपने जीवन यापन करते हैं। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं। टॉपिक है हमारा आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आप सब लोग जानते हो, सर्वप्रथम R.H. व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। 5 जगत के अंदर जीवों को बांटा था, जो थे आपका जगत मोनेरा। मोनेरा के बाद में आपका आता है प्रोटिस्टा, उसके बाद में प्लांटी, फंजाई और 5वां था आपका एनिमेलिया। तो ये 5 जगत जो प्रणाली थी वो वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने जीवों को 5 जगत के अंदर बांट दिया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। उसके बाद में आए हमारे वैज्ञानिक कार्ल वूज, और कार्ल वूज ने आकर के क्या किया, 6 जगत प्रणाली को प्रस्तुत किया और उन्होंने ये बताया कि जो मोनेरा जगत है, जो किंगडम मोनेरा है, उसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, वो सिंगल नहीं होते। और उन्होंने क्या किया, मोनेरा के अंदर 2 तरह के बैक्टीरियाओं को डिफाइन किया, जो कौन थे, एक तो था आपका आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा आपका था यू बैक्टीरिया। ध्यान से देखना इनको। तो इस तरह से टोटल आपके कितने हो गए, ये पहला, दूसरा, फिर आ गया तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा। तो ये बन गई आपकी 6 जगत प्रणाली। तो ये दी थी हमारे कार्ल वूज ने। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट था, कार्ल वूज। कार्ल वूज के द्वारा 6 किंगडम थ्योरी को प्रेजेंट किया गया। और 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, वो थे हमारे R.H. व्हिटेकर। ये चीज़ें को याद में रखना, ध्यान रखना। अब आगे देखिए, हम अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो में आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में, कि इनके कैरेक्टर्स किस तरह के होते हैं, ये किस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर अपने जीवन को बिताते हैं। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं हमारे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाया जाने वाला बैक्टीरिया ही आर्कीबैक्टीरिया था। ये इस तरह की कंडीशन के अंदर भी रह सकते हैं जो जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा विकट होती है या सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन होती है, ये वहाँ भी अपना जीवन यापन कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो तो वहाँ पर भी ये जो बैक्टीरिया है वो रह सकते हैं, और अगर बिना ऑक्सीजन की भी कंडीशन हो तो वहाँ पर भी ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया कौन से होते हैं। देखिए, आर्कीबैक्टीरिया को 3 भागों में बांटा गया था। आर्कीबैक्टीरिया को 3 भागों में बांटा गया। वो भाग कौन कौन से हैं, वो है मेथेनोजेन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ये 3 भाग थे। कौन कौन से थे, ध्यान दो। मेथेनोजेंस, हेलोफाइल और तीसरा है थर्मो एसिडोफाइल। ये 3 तरह के आर्कीबैक्टीरियाज जगत मोनेरा में रखे गए थे। अब हम इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना, इनके नाम से ही इनकी जो विशेषताएं होती है वो निकल करके आती हैं। अब जो आर्कीबैक्टीरियल जीव जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन तीनों की अगर हम कंबाइंड स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो एकदम सिंपल सी चीज़ है। आप याद रखना, अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर आर्कीबैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से आप बताओ, तो आप वहाँ पर ये लिखोगे कि आर्कीबैक्टीरिया
के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। वो जो सेल वॉल्स होती हैं वो प्रोटीन की लेयर के द्वारा ढकी हुई होती हैं, और इसी के अतिरिक्त इनके शरीर में जो 16S RNA पाया जाता है वो RNA भी अदर ऑर्गेनिज्म से पूरी तरह अलग होता है। वो RNA भी अदर ऑर्गेनिज्म से पूरी तरह अलग होता है। उसका जो बायोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से भिन्न होता है। और पेप्टिडोग्लाइकन की अनुपस्थिति में इनके शरीर में एक विशेष यौगिक पाया जाता है जो है स्यूडोम्यूरिन, जो है स्यूडोम्यूरिन। ये स्यूडोम्यूरिन की जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग है, इसी के साथ इसका जो काम है ना वो भी अलग होता है। ये स्यूडोम्यूरिन करता क्या है कि आर्की बैक्टीरिया को इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की एक्सट्रीम कंडीशन में खुद को या उसको रहने में सहायता प्रदान करता है। अब अगर एक्सट्रीम कंडीशन की बात करें तो वो कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है अधिक तापमान की, अधिक तापमान यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। दूसरा आपका होगा बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के। अगर ऑक्सीजन की बात चलती है तो आप सब लोग जानते हो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मगर आर्की बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित स्यूडोम्यूरिन इसको बिना O2 के रहने में सहायता प्रदान करता है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, ये इनकी खासियत होती है। और इसी के साथ आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राचीनतम जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये जीव पृथ्वी की संरचना जब बनी थी उसी समय वहां पर उपस्थित थे। ये उस समय से पृथ्वी के ऊपर लगातार बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम आर्की बैक्टीरिया के तीनों जो फॉर्म से तीनों भागों की। तो इसके अंदर सबसे पहला मैंने बताया था मेथेनोजेंस। तो इसके नाम से ये स्पष्ट होता है कि जो मेथेनोजेंस होते हैं या जो मेथेनोजेंस होते हैं ये मेथेन की उपस्थिति वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला होगा कि ये जो मेथेनोजेंस होते हैं वो मेथेनोजेंस ये कहाँ होंगे? मेथेन की उपस्थिति वाले, जहाँ पर मेथेन उपस्थित है, जो मेथेन है वहाँ पर ये मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। दूसरा इनकी क्या है कैरेक्टर, ध्यान दो, ये बिना ऑक्सीजन के अपना जीवन यापन करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान से सुनना, ये जो जीव हैं वो बिना ऑक्सीजन के अपना जीवन यापन करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये मृत हो जाते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली है। ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं और जब ऑक्सीजन आ जाती है या जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित हो जाती है तो ये वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी तब ये जो जीव है वो जीवित रह पाएंगे। गोबर के अंदर आप सब जानते हो गोबर गैस पाई जाती है, तो उस गोबर गैस का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और मेथेनोजेंस में दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं। पहला है मेथेनोबैक्टीरियम और दूसरा है यहाँ पर मेथेनोकोकस। ये जो जीव है ना ये रूमिनेंट्स के फर्स्ट चेंबर, स्टमक के फर्स्ट चेंबर में भी रहते हैं। रूमिनेंट्स आप जानते होंगे वे जीव जो जुगाली करते हैं। जुगाली करने वाले जीवों के स्टमक यानी कि उनके पेट के फर्स्ट चेंबर में ये मेथेनोजेंस उपस्थित रह करके वहाँ पर क्या करते हैं, सेलुलोज जो घास के द्वारा खाया जाता है उनको फर्टिलाइज्ड करते हैं, उनको सरल अणुओं के अंदर तोड़ देते हैं ताकि वो भोजन को पचा सके। उसी के साथ साथ रूमिनेंट्स यानी कि जो जुगाली करने वाले जीव हैं जो एक बार खाना खा करके फिर से मुंह में लाकर उसको चबाते हैं, तो उस भोजन को चबाने में भी ये जो मेथेनोजेंस होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं मेथेनोजेन के कार्य। और ये मेथेनोजेन कहाँ रहते हैं ये आप समझ गए होंगे। एक तो रूमिनेंट्स के फर्स्ट चेंबर में, दूसरा जहां पर मेथेन की उपस्थिति होती है, और तीसरा गोबर के अंदर जहां पर ये गोबर गैस का निर्माण
करते हैं। तो ये है आपके मेथेनोजेन। अब मेथेनोजेन के बाद में हमने रखा है हेलोफाइल को। हेलोफाइल्स क्या होते हैं और ये कहाँ पर रहते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। देखो हेलोफाइल्स ये वे बैक्टीरिया हैं जो अत्यधिक लवणीय स्थानों पर पाए जाते हैं या वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ की जो मिट्टी होती है वो लवण युक्त होती है। आप समुद्री क्षेत्र की जो जमीनें होती हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हो, वहाँ की मिट्टी में ये जो हेलोफाइल्स होते हैं वो उपस्थित रहते हैं और इनके जो शरीर होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का रेड केराटिनाइट पिगमेंट, ये नाम ध्यान रखना, रेड केराटिनाइट पिगमेंट, रेड केराटिनाइट पिगमेंट पाया जाता है। और ये जो रेड केराटिनाइट पिगमेंट होता है इसकी विशेषता क्या होती है, ये इन जीवों को लवण युक्त मृदा में, लवण युक्त जल में रहने में सहायता प्रदान करता है। ये इनकी विशेषता होती है। चाहे वो जो मिट्टी है या चाहे वो जल है, कितना भी लवणीय हो, ये उसको वहां पर रहने में सहायता प्रदान करते हैं। और दूसरी ये इनका क्या काम होता है, इनका मुख्य काम मैं बता देता हूं आपको, ये रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं उनसे भी इन जीवों की रक्षा करता है। और इसी के साथ साथ इनके शरीर में एक विशेष प्रकार का लवणीय कंटेंट पाया जाता है, या आप ये बोल सकते हो कोलाइडी कंटेंट्स रहते हैं जो इनको एक्सट्रीम जो लोअर क्वालिटी वाटर होता है वहां पर अपनी लाइफ जीने में या जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये चीज आप याद रख लेना कि इनके अंदर रेड केराटिनाइट पिगमेंट और इनके शरीर के अंदर लवण का एक कंटेंट और पाया जाता है जिसके कारण ये लवण को आसानी से सहन कर पाते हैं। तीसरा आपका इसमें लिखा हुआ है थर्मो एसिडोफाइल। अब थर्मो से आप क्लियर कर सकते हो ताप, थर्मो से आप क्या क्लियर कर सकते हो, तापमान, और एसिडो यानी कि एसिडिटी, एसिड वाले स्थान। तो ये जो जीव होते हैं ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ का जो तापमान होता है वो उच्च होता है, और ऐसे स्थानों पर भी रहते हैं जहाँ पर जो एसिड की मात्रा है वो ज़्यादा रहती है। तो आप तापमान के आधार पर इनको ये बता सकते हो कि उच्च तापमान वाले स्थानों पर इवन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी ये जो जीव है अपना जीवन यापन कर पाते हैं। और इसी के साथ जहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर भी ये जीव अपना जीवन यापन कर पाते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। हेलोफाइल के मैंने एग्जाम्पल नहीं बताए थे तो उनके एग्जाम्पल आप नोट कर लो, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। ये जो दो तरह की बैक्टीरिया हैं वो हेलोफाइल्स में रखे गए हैं। और यहाँ पर थर्मो एसिडोफाइल के एग्जाम्पल में बताता हूँ, उनको नोट करो। थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस नाम की दो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। मैंने इनकी आपको कैरेक्टर्स बता दिए हैं, या ज़्यादा तापमान वाले स्थानों पर, ज़्यादा एसिडिटी वाले स्थानों पर रहते हैं। और इनकी एक और खासियत होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक का अर्थ क्या होता है, यह ज़्यादा केमिकल्स वाले स्थानों पर भी रह सकते हैं, यानी कि जिन स्थानों पर रासायनिक पदार्थ, रासायनिक तत्व भी उपस्थित हों वहाँ पर भी ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं उनकी एक विशेषता और होती है, इनकी सेल वॉल के अंदर केमिकल कंटेंट को एग्जूम करने वाले या उनको अवशोषित करने वाले यौगिक पाए जाते हैं जो आसानी से विभिन्न प्रकार के केमिकल या रासायनिक पदार्थों को शरीर में अवशोषित कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनके शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। दूसरा क्या है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के द्वारा ढकी हुई होती है, जिससे अगर ये किसी उच्च तापमान वाले स्थानों पर चले जाएं तो वहां पर उनकी जो कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। तो ये इनके शरीर की विशेषता होती है। तो ये हो गए आपके आर्की बैक्टीरिया।
इसके बाद में मैंने बताया था यू बैक्टीरिया। तो जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया का वर्णन आपके नहीं आता है, वो प्रॉपर बायोलॉजी वाली बुक के अंदर आता है, मगर एजी के क्या दिया हुआ है, केवल आर की बैक्टीरिया के वर्णन के बाद में आपके आता है राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम आप सब लोग जानते हो, आपने एग्रीकल्चर के अंदर भी पढ़ा है। जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, राइजोबियम के जो निप सेल्स होते हैं, वो फसलों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अब बात ये सवाल ये उठता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? तो मैं एक चीज आपके लिए क्लियर कर दूं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ये जो राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन को जटिल से सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पहले वो हम क्लियर कर लेते हैं। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है, उस नाइट्रोजन को पौधे सीधे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। पहली बात तो ये क्लियर करो आप। तो पौधों को जरूरत होती है उसको तोड़ करके ग्रहण किया जाए, क्योंकि नाइट्रोजन के जो डायरेक्ट अणु होते हैं वो पौधों के लिए भारी होते हैं। तो राइजोबियम क्या करता है, उन अणुओं को सरल और हल्के अणुओं में बदल देता है, जिससे पौधे उनको आसानी से ग्रहण कर पाते हैं, और ग्रहण करने के साथ साथ वो अपनी पैदावार को भी बढ़ा पाते हैं। तो राइजोबियम फसलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। और ध्यान रखना, ये जो निप सेल्स मैंने लिखा है, ये राइजोबियम के निप सेल्स ही होते हैं जो पादप की जड़ों में उपस्थित रह करके वहां से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में या उनको अवशोषित करने में सहायता प्रदान करेंगे। आप डायरेक्ट मत लिखना, वो सही तो होता है, पर कई बार ये निप सेल्स का भी पूछ लिया जाता है। जेट के अंदर आया हुआ है राइजोबियम के किस अणुओं या किन के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य किया जाता है, तो वहां पर होगा आपका ये निप सेल से। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है वो क्या करेगी। पहली बात तो ये आप ध्यान रख लो, पादप के जो फल होते हैं उनके परिवर्धन में नाइट्रोजन अत्यधिक उपयोगी होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेंगे तो उनके शरीर के अंदर जो परिवर्तित हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स अपनी क्रियाएं नहीं कर पाते हैं, और अगर उनकी क्रिया नहीं होगी तो जो पादप की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। आप सब लोग जानते हो पादप के अंदर विभिन्न तरह के रोग पाए जाते हैं, और उनमें से जो 20 से 30% रोग होते हैं वो नाइट्रोजन की अनुपस्थिति के कारण भी होते हैं। मैं आपको पेडीब्लास्ट के बारे में मैंने बताना चाहूंगा। जो पौधों के अंदर पेडीब्लास्ट रोग, अंगमारी रोग जो पाया जाता है, उसके अंदर भी ये जो नाइट्रोजन होती है ना, उसका एक अहम रोल होता है। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि जो दुर्भिक्ष था, जो दुर्भिक्ष रोग हुआ था, आयरिस दुर्भिक्ष जिसको कहा जाता है, उस समय जो पौधे की जड़ें थी वो नाइट्रोजन की अनुपस्थिति के कारण धीरे धीरे नष्ट हो गई थी, और पादप के शरीर के ऊपर उपस्थित अंग और वो उनके फल थे वो जल करके नष्ट हो गए थे। और वो जो दुर्भिक्ष था, वो जो एक महामारी पौधों में फैली थी, वो इतनी खतरनाक थी कि आयरलैंड के अंदर जो आलू के उत्पादन दर थी वो धीरे धीरे घट करके इतनी कम हो गई थी कि वहां पर आलू की इतनी कमी हुई जो 2 साल तक उसकी पूर्ति करने में वो देश असमर्थ रहा था। तो ये जो राइजोबियम होता है ना, अगर ये लेवल के अंदर रहे, अगर अनुपात में इनकी जो सही अनुपात रहे, तो ये क्या होगा, पौधे के परिवर्धन में लाभदायक होगा। और अगर इनकी कमी हुई तो ये पौधे के विकास में हेल्प नहीं कर पाएगा, जिससे जो फसलें होती है वो नष्ट हो जाती हैं। आप सभी ने बंगाल का दुर्भिक्ष भी देखा था, जिसके अंदर चावल के पौधे जो थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए थे, और पूरे बंगाल में चावल की कमी आ गई थी। तो इस तरह से जो पौधे होते हैं, अगर किसी रोग का शिकार हो जाए और किसी बड़े क्षेत्र में वो फैल जाए, तो वहां पर जो पूरी पैदावार है उस फसल की वो नष्ट हो जाती है, जिससे वो जो पादप है वो भी नहीं फलते, और जो देश के अंदर खाद्यान्न आपूर्ति है या फलों की आपूर्ति है वो भी धीरे धीरे ठप हो जाती है। और अगर ये बड़ा रूप ले ले तो वहां पर भुखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जो आयरलैंड के आयरिस दुर्भिक्ष के नाम से वहां पर पैदा हुए थे, आप सब लोग जानते हैं। अब इसी तरह के रोगों की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने क्या किया, पादप अनुसंधान केंद्र
अनुसंधान केंद्रों का निर्माण किया। अब ये करते क्या है, ये देश के अंदर उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की किस्मों का ध्यान रखते हैं और अपना एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं। इसी के अंतर्गत बनाया गया आपका NBPGR, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बायोलॉजिकल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स, NBPGR, जिसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ध्यान रखना, ये एक जेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। NBPGR का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये NBPGR और जो ये प्लांट अनुसंधान केंद्र जो होते हैं, रिसर्च सेंट्रल, ये करते क्या है, देश के अंदर जितनी भी फसलें उगाई जाती है उन सब का एक ब्यौरा तैयार करके रखते हैं। अब जो जो रोग, जो जो महामारियां फैली हैं फसलों के अंदर, वो उनका कारण क्या था, वो किनके कारण फैली थी और उनको किस तरह ठीक किया गया, इन सभी का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। और रिकॉर्ड तैयार करने के बाद में क्या होता है, इन फसलों में ये रोग दोबारा ना हो उस तरह की कंडीशन तैयार की जाती है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, NBPGR, इनका दिल्ली के अंदर खुद का जो एक लेबोरेटरी सेंटर है वो बना हुआ है, जहां पर ये क्या करते हैं, देश के अंदर विभिन्न तरह के उन्नत बीज पहुंचाने के लिए उन बीजों का लगातार निर्माण किया जाता है। अब आप चाहे कोई भी फसल ले लो, चाहे आलू की फसल हो या फिर गेहूं हो, चावल हो, इन सभी फसलों के जो उन्नत बीज हैं, आप सभी ने इन सभी के नाम सुने होंगे। उन्नत बीज का कितना लाभ है कि अगर किसान उनको बोए तो वो कितना उनको बेनिफिट दे सकता है। तो देखिए, जो उन्नत बीज होते हैं वो एक तो फसलों की पैदावार का परिवर्धन करते हैं। इनके आप लाभ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल अर्धवार्षिक में कि उन्नत बीजों के क्या लाभ है कि उनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो पहला क्या होगा कि ये पैदावार बढ़ाते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं, रोग प्रतिरोधकता, रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं। फिर तीसरा क्या होगा, ये लवणीय मृदा, लवणीय मृदा और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अपना परिवर्तन कर पाते हैं। और जो चौथा और इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये गुणवत्ता युक्त उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पादों का निर्माण करते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जो उन्नत बीज है ना वो पैदावार तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनकी मांग को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। उसके अतिरिक्त ये जो पौधे होते हैं इनके अंदर रोग प्रतिरोधकता का भी गुण पाए जाते हैं। मैंने अभी क्लियर कर किया है, NBPGR के द्वारा तैयार किए गए डाटा के आधार पर इन पौधों के जीनों में इस तरह के परिवर्तन किए जाते हैं कि अगली बार अगर वही रोग इनके ऊपर आक्रमण करे तो वो उनसे लड़ सके। तो इनके अंदर क्या हो गया, रोग प्रतिरोधकता का गुण भी उपस्थित रहेगा। और ये लवणीय मृदा, सूखे प्रभावित क्षेत्रों से भी लड़ सकते हैं। यानी कि जो मिट्टी लवण युक्त होती है वहां पर ये पौधे अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, जो सामान्य होते हैं। तो उन्नत बीज वाले पौधे में ऐसा क्या किया जाता है कि वो लड़ सकते हैं। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट के अंदर लिखना, वरना मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। और ये सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, यानी कि जहां पर पानी की कमी है या बारिश कम होती है, तो ये वहां पर भी अपना जीवन यापन कर पाते हैं। और चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, गुणवान, यानी कि गुणवत्ता युक्त उत्पाद का निर्माण भी हम उन्नत बीजों के द्वारा कर सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक ही किस्म की अलग अलग प्रजातियां आती हैं, वो कुछ उच्च होती हैं और कुछ निम्न होती हैं। आपने गेहूं को भी देखा होगा, जो गेहूं होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं एकदम घटिया क्वालिटी के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उच्च श्रेणी के होते हैं, जो महंगे बिकते हैं। तो ये फर्क क्यों आता है, वो इन्हीं बीजों के कारण आता है। अगर निम्न श्रेणी के बीज काम में लेकर के उगाए जाएंगे
करेंगे तो जो बीज की क्वालिटी है वो धीरे धीरे गिर जाती है। और उन्नत बीजों के द्वारा ये ध्यान रखना कि जो उत्पाद हैं वो गुणवान बनते हैं और उनकी क्वालिटी भी उच्च श्रेणी की होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फसलीय परिवर्धन चक्र की। अब देखो ये दिमाग में सवाल उठता है कि परिवर्धन चक्र क्या होते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उनके द्वारा खेतों में जो किसान होते हैं उनको फसल परिवर्तन चक्र के बारे में समझाया जाता है। और वो कहते हैं, उनकी खुद की थ्योरी क्रिएट की गई है कि वर्ष में जितनी फसल आप उगाते हो अगर उसका 70% आपको उत्पादन मिले तो जो आपकी फसल क्वांटिटी है और आपको जो उत्पाद दिए जा रहे हैं वो तो सही है, मगर ये जो वो जो लेवल है वो 70 से कम आ रहा है तो आपको क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए वो सब इसी फसल परिवर्तन चक्र में आपको लिख देता हूं। फसल परिवर्तन चक्र के द्वारा समझाया जाता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो इन वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जाती है, ये 12वीं के अंदर इनके डिटेल परिचय आएगा, मगर 11वीं के अंदर अभी कम ही दिया हुआ आपका। एक तो आज क्या आता है मिश्रित कृषि का, जो उनके द्वारा सर्वाधिक सुझाव दिया जाता है। मिश्रित कृषि, मृदा का बदलाव, उर्वरकों का कम उपयोग करना। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि जो रासायनिक जितने भी केमिकल एजेंट्स होते हैं ना, जो केमिकल यौगिक होते हैं वो सारे मिट्टी के लिए हानिकारक होते हैं। तो रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग है ना वो कम से कम करना चाहिए, जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं उनकी ये राय होती है। उसके बाद में ये बताया जाता है कि जो मौसम है उनकी मार से बचने के लिए आप एक नियत समय का चयन करें। आप एक नियत समय का चयन करें जो आपकी फसलों के लिए लाभप्रद हो। और वो समय इस तरह का हो, देखिए समय जो मौसम होता है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो किस तरह से फसलों को प्रभावित करे ये चीज तय नहीं होती। मगर कुछ वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर जो ग्राफिक्स तैयार किए गए हैं उस आधार पर उन्होंने मौसम को 3 डिवीजन के अंदर बांट दिया है। और वो इसके आधार पर ये किसानों को सलाह देते हैं कि इस डिवीजन में आप इस तरह की फसलों को बोइए ताकि आपको उच्च श्रेणी के उत्पाद और ज्यादा क्वांटिटी में आपको जो फसलें हैं वो आपको उत्पाद दे सकें। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं। और इन्हीं से मिलता हुआ अगर जो मिश्रित कृषि वाला टॉपिक है जेट के अंदर इसके जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछे गए हैं और इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में इसकी क्वेश्चन आते हैं। 12वीं क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन एक बनता है आपका ग्रामीण वाला, ग्रामीण का। ये ग्रामीण के टॉपिक जो है वो 11th में आपके अंदर शॉर्ट में दिया हुआ है, तो मैं इस चीज को पहले दोबारा मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं कि ग्रामीण क्या है। जंगली फसलों के साथ साथ कृषिगत फसलों को बोना, या आप उल्टा करके भी लिख सकते हो कि खेतों में बोई गई कृषि फसलों के साथ जंगली फसलों का उत्पादन करना ग्रामीण कहलाता है। और ग्रामीण वो विविधता की वो कड़ी है जिसका उपयोग करके आप मिट्टी में बदलाव, मृदा की उर्वरकता में परिवर्तन, यहाँ तक कि फसलों की पैदावार में परिवर्तन भी कर सकते हो ग्रामीण की सहायता से। यह आपको उस तरह का एक नेचुरल बूस्ट देता है फसलों को, जिससे क्या होती है फसलों का परिवर्तन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रामीण को हम क्या करते हैं 2 भागों में बांटते हैं वर्ण के आधार पर, यानी कि क्रियाओं के आधार पर। शहरी वर्ण हो, एक तो शहरी ग्रामीण हो गया और एक जो होता है वो हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण, यानी कि किसी गांव के क्षेत्र के अंदर की गई फसलों का उत्पादन। और शहरी आप सब समझ गए होंगे, शहरी क्षेत्रों के अंदर जैसे वहां पर कुछ बागान होते हैं जहां पर फसलों को बदल करके बोया जाता है। आप सब लोग जानते हो फसलों को बदलना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी की जो पैदावार क्षमता होती है एक ही फसल बोने से वो धीरे धीरे घट जाती है। अगर उसको उर्वरक बनाए रखना है तो मिट्टी
को क्या करें, पोला बनाए रखें और उसी के साथ साथ ग्रामीण के योग तत्वों का या फिर ग्रामीण का भी उपयोग किया जाए। आज कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम एक नया टॉपिक लेंगे। इन टॉपिक को आप नोट करते रहो ताकि जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो तो जब मैं इनको दोबारा बताऊं तो आपको दिक्कत ना हो इनको समझने में। अगर आप इनको नोट कर लोगे तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे और आपको याद करने में भी आपकी ये मदद करेंगे। तो क्विक नोट्स आप बना करके रखो और वीडियो चैनल के ऊपर उपलब्ध है ही, आप चाहो उतनी बार देख करके इन चीज़ों को समझ सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर 11th AG वाले आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है।